मुन्ना भाई से बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आवाज आ क्या रही है हाल है, सर? कैसे हो आप? आ रही है, आ अस्सलाम रही है, हाँ जी। वालेकुम। जी मैं बहुत वालेकुम बढ़िया सलाम। हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जबरदस्त। क्या बात करेंगे आप? गालिब साहब, मेरे को दो सवाल हैं आपसे। और अगर आसिम साहब हो तो उनसे भी दो बात सवाल करने हैं। तो पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है कि आप लोगों के जो स्ट्रीम है वो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उसमें अक्सर बात होती है। तो आप कहते हैं कि जो मक्का है आज के दौर का, ये मक्का जो है वो मक्का नहीं है जो होना चाहिए, और पेट्रा को बताया जाता है। ठीक है, आपकी बातें ये जो है बिल्कुल सही भी लगती हैं, लेकिन एक चीज फिर ये आ जाती है कि अभी आज के दौर में जो मक्का है वहां पर जो जमजम है, जो ये कुआं है आबे जमजम का, ये फिर इसको हम कैसे समझे? इसमें इतनी काफी बड़ी जो है क्वांटिटी में जो पानी मिल रहा है, तो फिर इसको किस तरह से देखते हैं आप? पहला सवाल तो ये है, आप ये बताइए, इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आई। आप ये कह रहे हैं कि जमजम का कुआं कैसे आ गया? जी, जी, जी। और उसमें जो है इतनी जो है बड़ी मिकदार में इतनी बड़ी मिकदार में जो पानी की मौजूदगी है, तो आप तो खुद भी जियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो आप उसको किस तरह आपको से किस देखते हैं? जमजम के कुएं में कोई बड़ी मिकदार में पानी नहीं है भाई। अब तो पानी इंजेक्ट किया जाता है नीचे, फिर उसको जमजम के थ्रू निकाला जाता है। उस एक्वीफर में पानी इंजेक्ट भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या ये मुमकिन है कि वहाँ पर भी नीचे वाटर पॉकेट्स हों बड़े? जाहिर बात है, वाटर तो पॉकेट है तो तभी है ना वो। हाँ, सर तो जहाँ जैसे पे ओएसिस होता है, जहाँ पे ओएसिस होता है वहां पे नीचे काफी बड़ी वाटर पॉकेट होती है। हाँ। रेगिस्तान के अंदर ये हमेशा होता है। कहीं भी आपको अगर सहरा में है, आपको ओएसिस नजर आता है, उसके नीचे काफी बड़ी वाटर बॉडी होती है। ये जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और दूसरी बात है कि आप ये ना समझें कि मक्का का पानी जो है वो जमजम पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा। आज डिसैलिनेशन प्लांट्स पूरे कर रहे हैं मक्का का पानी, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सऊदी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया पे लगे हैं, रेड सी के अंदर। ठीक है, मक्का से थोड़ी दूर वो कौन सा शहर है यार, रियाद है कि जद्दा है दूर? जद्दा है मेरे ख्याल जद्दा से। जद्दा है जद्दा जद्दा है। जद्दा जद्दा रियाद के काफी दूर साथ है। इतने बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हैं वहां पे। ठीक है, और आए तो दिन नए लगा रहे हैं ये मक्का को, और जद्दा को वहां से पूरा कर रहे हैं। तो गालिब साहब, ये पानी फिर खराब नहीं होता है? इसको हम किस तरह से देखें? पानी खराब ही होता है भाई। आज रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट ऊपर लगा हुआ है। रिवर्स ऑस्मोसिस जो है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड वाटर क्लीनिंग की जो है ना वो की टेक्नोलॉजी है। उसका प्लांट लगा है। आज पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस से साफ करने के बाद हाजियों को दिया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस के दौरान क्या होता है पता है? आरओ का जो सिस्टम होता है ना, उसके थ्रू पानी के अंदर जितने इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के थ्रू मेम्ब्रेन्स होती हैं परमिएबल, उनसे पानी तो गुजर जाता है, मिनरल्स पीछे रह जाते हैं, सारे सॉल्ट्स पीछे रह जाते हैं। अब क्या जी, किया जाता है फिर उसके बाद, वो पानी अगर आप पिए तो वो पानी डीमिनरलाइज्ड वाटर के करीब करीब होता है। और डीमिनरलाइज्ड वाटर अगर आप पिए तो आपकी किडनीज फेल हो जाएंगी, आपका लिवर फंक्शन नहीं कर पाएगा, आप बल्कि डिहाइड्रेट होंगे, क्योंकि बॉडी के अंदर सॉल्ट का सिस्टम ही एक ऐसा होता है जो कि बैलेंस कर रहा होता है, और पानी पानी आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप उसे पानी के अंदर से मिनरल्स निकाल लेते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर फिर आप उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम और कुछ और मिनरल्स खुद से ऐड करते हैं उस पानी के अंदर दोबारा। समझ गए आप? तो जी, आरओ का जी। प्लांट सिर्फ ऐसे नहीं होता कि वो पानी बस गुजार के और आपको दे देगा सीधा, नहीं, उसके बाद उस पर मजीद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आप पीते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जमजम के पानी में आर्सेनिक है, और आर्सेनिक अगर किसी भी पानी के अंदर हो तो क्या होता है, उस इंतहाई टॉक्सिक होता है। लॉन्ग टर्म आप उसको पी नहीं सकते। आपको बहुत सी टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे होने लग जाते हैं। तो आज क्या है, उसे रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद हाजियों को पिलाया जाता है। ना वो साफ है और ना ही वो कोई ऐसा पानी है कि जिसको आप कहेंगे कोई बड़ा मोजाती पानी है कि दुनिया में सारे मिनरल्स उसके अंदर हैं और इंसान बस निकाले और पी ले, नहीं। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाया हुआ है और वही चल रहा है बस। ठीक है। जी, जी, जी। अब ये एक क्वेश्चन और है गालिब साहब, वो सवाल ये है
कि आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने ज़िक्र किया था कि जो है हज़रत बीबी आयशा एक बार जो है एक तो उनके भाई थे और एक सहाबा थे, शायद अब्बू उसामा थे। तो वो उनके पास आते हैं और वो पूछते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से गुस्ल किया करते थे? तो वो एक जिसे आप कहते हैं कि पतला जो है कपड़ा जीना पर्दा टाइप जिसे चिलमन कह सकते हैं, उसके ओट से उन्होंने जो है उनको गुस्ल करके बताया था। तो आपको याद है ये? हाँ जी, हाँ जी, हदीस है, हदीस है। हाँ, 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 ये हदीस है, शायद 251 है ये। तो ये जो हदीस है, क्या ये हदीस जो बुर्के का कॉन्सेप्ट है और जो हिजाब का कॉन्सेप्ट है, उसका जनाज़ा नहीं निकाल देती है? ये तो बड़ा ये तजाद तो वाली सारी बात चीज़ें, हो ये गई। तो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त का ही जनाज़ा निकाल देती है जी। उनको तो बाकियों को तो छोड़ें आप। इज़्ज़त का ही नहीं, फुल। इसमें गालिब इस तरह से है कि जो अस्मा बिन्त अबू बकर थी, जो आयशा की बड़ी बहन थीं, वो ज़्यादा हाँ, सक्लिंग के थ्रू लोगों को महरम किया करती थीं, ताकि वो आयशा के भी महरम बन जाएँ और फिर आयशा के बाद हाँ, आके हाँ, वो बातचीत कर सकें और उनसे अपने हाँ। मसाइल का हल पूछ सकें। तो उसके पीछे मगर शायद ये ये वो लॉजिक पर्दे काम वाली फरमा था। आयत का बात कर रहे हैं जिसमें एक अस्मा का बेटा था और एक साहबी था जिनको हज़रत आयशा ने पर्दे के पीछे से नहा के दिखाया था। उन्होंने गुस्ल का तरीका पूछा था। वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उस अच्छा। सहाबी को भी अस्मा ने अपना दूध पिलाया और फिर वो उस उनका महरम बन गया हुँ। और इस तरह इनडायरेक्टली वो आयशा का महरम बन गया हो, तो उस तरह से कुछ हुआ होगा। इस बारे में क्लियर कट कहना कुछ इतना वो सही नहीं है, ये कोई बड़ा एतराज़ नहीं है मेरे ख़्याल हुँ। में। इसको इस तरह से हम जो है ना वो छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप एतराज़ उठा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी यू नो आई हुँ। आई वुड से कि जी इस तरह के एतराज़ बनते नहीं हैं। ओ मुसलमानों चलें। वेखो मैं तुहाडी साइड लैन डिया ओए। मगर आसिम भाई, और इस बारे में कोई वो नहीं है कि वो महरम था, वरना लिखा होता। हाँ, लेकिन इस तरह से वो कहानी इस तरह से कराई जा सकती है, फिर फकी दी जा सकती है। वो तो आप डेविल्स एडवोकेट खेल रहे हैं ना। हाँ। हाँ, चलें। जी, हाँ, आगे। चलें आगे हेलो, चलते हैं। हेलो। जी, 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 जी। गालिब साहब, अब आसिम साहब से एक सवाल है मेरा, क्या आप इजाज़त दें तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ? पूछ लें जी, पूछ लें। जी, आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, वालेकुम सलाम। जी, 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 वो ये सवाल मेरा ये है कि आप ये बताएँ, मेरे मेरे एक दोस्त जो है वो भी गालिब साहब के असर में आकर वो भी मेरी तरह एथीस्ट हो गया है, तो वो एक दिन बात कर रहा था कि जो है अल्लाह ने जो बाबा आदम हैं और माई हव्वा हैं, इनको जो है चाइना में क्यों नहीं पैदा करा? क्या अल्लाह को ये डर था कि चाइना में इनको पैदा किया जाएगा तो शैतान जो इब्लीस है, अज़ाज़ील है, वो साँप की शक्ल में आएगा, तो ये इन्होंने वो उस फल को, उस एप्पल को या उस गंदम के दाने को फेंक देना है और उसको खा जाना है। क्या ये वजह रही थी? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल है कोई ऐसी वजह रही होगी। मेरा ख़्याल है कि इसका जो है ना वो अल्लाह मियाँ को या वो ऐसा मज़हब बनाने वालों को भी शायद उस वक़्त शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि इंसान की इब्तिदा जो है ना वो अफ़्रीका से हुई थी। तो इसलिए जो आदम के और हव्वा के जो ओरिजिन्स है ना वो भी आपको अफ़्रीका के आस-पास मिस्र इजिप्ट इज़ पार्ट ऑफ अफ़्रीका राइट? तो उसके जी, आस-पास जी। इराक के आस-पास उन्होंने करके बना दिए ताकि और आप देखें दुनिया भर में जितने भी नबी जिनका ज़िक्र मिलता है वो मिडल ईस्ट में ही आए हैं। और उसकी वजह जी, ये जी। है कि हिदायत का काम नबियों का काम है ना। तो अल्लाह ताला ये देखता है कि उस वक़्त जिस वक़्त नबियों को नाज़िल करना है उसने उस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत किसको है? तो जिस-जिस खित्ते में हिदायत की ज़रूरत होती है, वहाँ-वहाँ पे अल्लाह ताला ने नबी भेजने शुरू कर दिए। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे लोग शायद कदरे ज़्यादा सिविलाइज़्ड थे, तो इसलिए यहाँ पे कोई नबी आया ही नहीं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। और उसके बाद बात चलते-चलते जब अल्लाह ताला के पास 1,24,000 में से आखिरी नबी रह गए, तो उसने कहा कि देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा जहालत कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जहालत जो है वो सऊदी अरब में थी, जो कि आपको आज भी नज़र आती है। तो अल्लाह ताला ने अपना आखिरी नबी वहाँ पे उतारा कि यार इनको किसी कदर तक थोड़ी-सी हिदायत दे दो। ठीक है? जी। अच्छा, अगला एक सवाल चीज़ फिर कीजिए। ये बताइए,
जी, एक चीज़ ये बताइए कि फिर बाबा आदम और माई हव्वा से ही अगर सारे इंसान निकले, इस चीज़ को मान लिया जाए, तो फिर इतनी सारी अलग-अलग नस्लों के लोग क्यों हैं? वो नीग्रो हैं, आपके गोरे हैं, आपके लाल रंग के ईरानी हैं, वो देखे ना, चाइनीज़ वो हैं, उसमें फिर इंडियन हैं। भी फिर इर्तिका आ जाती है, और फिर वो जैसा कि वो हिंदू माइथोलॉजी है, जैसे कि वो क्या नाम है उनका, तिवाड़ी भाई ने भी बताया था कि शिव जी ने जो फॉर एग्ज़ाम्पल अपना जो सीमन है वो हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर डाला था, और वहाँ पे स्नो हो गई थी, और स्नो का हम पानी पीते हैं। तो अब जैसे-जैसे मतलब वो आदम से दूर-दूर होते गए, तो वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों का पानी पीने से उनके अंदर मुख्तलिफ ख़ुसूसियात आनी शुरू हो गई ना, और फिर उनमें शायद जेनेटिक म्यूटेशन भी हुई होगी। फिर उनमें से कुछ लोगों ने, जैसे पंजाब में हमारे यहाँ खोती के साथ बहुत हरकत की जाती हैं, या मुख्तलिफ जानवरों के साथ काफ़ी हरकतें की जाती हैं, तो वहाँ से भी हो सकता है कुछ ना कुछ बन गया हो। इस बारे में तारीख़ क्या कहती है, इसका मुझे फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है, मैं अगली दफ़ा पढ़ के आऊँगा, फिर आपको बताऊँगा। अच्छा, फिर एक चीज़ और बताइए मेरा ख़्याल है काफ़ी कि कॉमेडी है आज के लिए, नहीं? अच्छा, चलिए ठीक है। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर चलें, ठीक है। अगली ओके, बार मिलते हैं तो फिर आपसे और बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप ओके, ओके, लोगों का। बाय जी, बाय। जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।